नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे शब्द विचार की, जो कि हिंदी व्याकरण का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं शब्द विचार की तरफ। शब्द विचार है क्या? सबसे पहले इसे जान लेते हैं। हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, रचना, भेद और रूपांतरण, परिवर्तन से संबंधित नियमों पर विचार किया जाता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो सार्थक वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। कहने का आशय यह है, जब सार्थक वर्ण मिल जाएंगे और एक शब्द का निर्माण करेंगे जिसका एक निश्चित अर्थ होगा, वही क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। यानी निश्चित अर्थ जिसका निकलता हो वही शब्द कहलाता है। जैसे कमल, घर, खाना, सुंदर आदि। तो यहाँ कमल, घर, खाना इन सब का एक अपना अलग अर्थ है। अब बात करते हैं शब्द का वर्गीकरण। तो शब्द को मुख्यतः चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी चार भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब बात करते हैं उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। यह बताते हैं कि शब्द कहाँ से हिंदी भाषा में आया। कहने का मतलब है, इसके द्वारा हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो हिंदी में शब्द यूज हो रहे हैं वो कहाँ से आए, कैसे कैसे आए। तो ये उत्पत्ति स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पहले इसके भी मुख्य 5 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। कहीं कहीं 4 भी मान लिए गए हैं। संकर शब्द को जो है 5वां भेद मान लिया गया है, कहीं नहीं माना गया है। कहीं मुख्यतः 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो बात करते हैं तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे वे संस्कृत में यूज होते थे, प्रयोग होते थे, वैसे ही वे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, रात्रि, दुग्ध, कर्ण, ग्रह। अब बात करते हैं तद्भव शब्द की। वे शब्द जो संस्कृत के हैं, संस्कृत से ही हिंदी में आए, लेकिन हिंदी में आते ही उनमें परिवर्तन हो गया हिंदी के अनुसार। ऐसे शब्दों को जो है तद्भव शब्द कहा गया। जैसे अग्नि का आग हो गया, सूर्य का सूरज हो गया, रात्रि का रात हो गया, दुग्ध का दूध हो गया, कर्ण का कान हो गया, ग्रह का घर हो गया। अब तीसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं। देशज शब्द। वे शब्द जो भारत की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं, बोलियों या स्थानीय आधार पर हिंदी में प्रचलित हो गए, इनका स्रोत संस्कृत नहीं है। कहने का मतलब यह है, देशज शब्द हम किसे कहेंगे? जो ग्रामीण अंचल में बोले जाते हैं, आज भी गाँव में गाँव के लोगों के द्वारा बोले जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम ग्रामीण या देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, खटिया, टिबिया, खिड़की। ठीक है। अब बात करते हैं, चौथा है विदेशी शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं, यानी यहाँ पर भारत में बहुत सारे देशों के लोगों ने शासन किया था। जैसे पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, डच थे, अंग्रेज थे, तो उनकी भाषा भी यहाँ इस्तेमाल होने लगी। तो अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली आदि भाषाओं से हिंदी में वे शब्द आए हैं। उन्हीं शब्दों को विदेश शब्द कहा गया है। उदाहरण: डॉक्टर, स्कूल, किताब, औरत, पेन, कैंची, तोप, चीकू, चीनी, बहुत सारे, फौजदार। ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द। संकर शब्द। दो भाषाओं के मिलने से, यानी दो भाषाओं के मिलने से बने हुए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। संकर का अर्थ होता है दो भाषाओं का मिलन। जैसे रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी इसमें दो भाषाओं से मिला हुआ शब्द है। रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। वर्षगांठ में वर्ष संस्कृत का शब्द है और हिंदी जो गांठ है वो हिंदी का शब्द है। अब बात करते हैं रचना और बनावट के आधार पर। तो रचना और बनावट के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया, सॉरी। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके सार्थक खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते और ये मूल शब्द होते हैं। कहने का मतलब है, ये पहले से बने हुए शब्द होते हैं। इनका एक निश्चित अर्थ होता है और इन्हें जब हम टुकड़े करें तो ये शब्द नहीं रहते, ये वर्ण में तब्दील हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। तो कहने का आशय ये है, वे शब्द जिनके खंड या टुकड़े ना किए जा सकें रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर है, घर को अगर हमने अलग किया तो घ और रा ये वर्ण बन गए, ये शब्द नहीं रहा। ऐसे ही हाथ, दिन, पुस्तक आदि। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं और जिनके खंडों का भी अर्थ होता है। कहने का मतलब यह है, वे शब्द जिनके अगर टुकड़े या खंड किए जाएं तो
उनका भी अर्थ निकलेगा, उनका एक निश्चित अर्थ निकलेगा, वही जो है यौगिक शब्द कहलाएँगे। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, रसोई घर, रसोई प्लस घर, प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री। तो ये अलग-अलग टुकड़े करने पर भी इनका अलग-अलग अर्थ निकल रहा है। अब बात करते हैं योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनका एक विशेष अर्थ हो, यानी जब 2 शब्द मिलते हैं तो उनका एक विशेष तीसरा अर्थ निकलता है, उसे ही हम जो है योग रूढ़ शब्द कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं बहुवरीय शब्द जो समास होता है, वह जो है योग रूढ़ शब्द से बना हुआ होता है। जैसे दशानन, 10 आनन अर्थात 10 मुखों वाला। अब 10 मुखों वाला कौन था? रावण था, तो विशेष अर्थ किसके लिए आया? रावण के लिए। ऐसे ही पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। ऐसे ही जो है पीताम्बर और गजानन, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कि अपना एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। अब प्रयोग के आधार पर बात करें तो वाक्य में प्रयोग करते समय शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है या नहीं, इस आधार पर शब्दों को 2 भागों में बाँटा है। जहाँ परिवर्तन हो जाता है, यानी शब्द चेंज हो जाए, बदल जाए, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जहाँ शब्द चेंज या बदलाव या बदले ना, उन्हें अवकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन, विकार आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी शब्द हैं। उदाहरण लड़का, जैसे लड़का को हम बदल सकते हैं लड़के, लड़कों। मैं को बदल सकते हैं मैं को, मेरा, मुझे। अच्छा को बदल सकते हैं अच्छी, अच्छे। जाना को बदल सकते हैं जाता है, जाएंगी। तो इसमें उदाहरण दिया गया, पहला संज्ञा का, दूसरा सर्वनाम का, तीसरा क्रिया, चौथा क्रिया का और तीसरा जो है विशेषण का। तो ठीक है, अब अविकारी शब्द या अव्यय की बात कर लेते हैं। वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब यह है, अव्यय का मतलब होता है अव्यय, जो खर्च ना हो, जो व्यय ना हो, अर्थात ऐसे शब्द जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, जिनमें परिवर्तन ना हो, जो है अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द जो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्माद बोधक होते हैं। जैसे धीरे धीरे और तथा, अरे, ऊपर, नीचे, यहाँ। जैसे मैंने धीरे धीरे को प्रयोग किया, तो धीरे धीरे शब्द को, जैसे राम धीरे धीरे जाता है, तो राम धीरे धीरे जा रहा है, इसमें धीरे धीरे जो शब्द है, इसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती, बदलाव नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता। यही जो है अविकारी शब्द कहलाएगा। अविकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो, और विकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन हो। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद किए गए हैं, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक वे शब्द जिनका कोई एक निश्चित अर्थ हो, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, पानी, मकान। निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वे कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें जनरली बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, रोटी बोटी, खाना पीना, खाना पीना, सोना, सोना बोना, रोना धोना। तो ये धोना, ठीक है, रोटी बोटी, तो ये बोटी शब्द, ये निरर्थक शब्द हैं। वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब सार्थक शब्दों के भी उपभेद होते हैं। इनमें जो उपभेद होते हैं वो एकार्थी शब्द जिसका एक ही अर्थ होता है, यानी जिस शब्द का एक ही अर्थ हो उसे हम एकार्थी शब्द कहेंगे। जैसे व्यक्ति, मेज, पहाड़। अनेकार्थी शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो, जैसे अंबर का आकाश, वस्त्र हुआ, कनक का सोना, धतूरा हुआ। पर्यायवाची शब्द समानार्थी, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी भी कहते हैं, जो समान अर्थ बताते हैं। जैसे सूर्य, रवि, दिनकर, भानु। विलोम शब्द विपरीतार्थक या उल्टे या विपरीत शब्द जो उल्टा अर्थ बताते हैं, जैसे दिन का रात, सुख का दुख, माता का पिता, सुबह का शाम। यानी विपरीत अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि दूसरे किसी बच्चे का फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।